जो फर्स्ट लेक्चर है वो कहता है कि लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के अध्यक्ष के वेतन भत्ते कहाँ से लिए जाते हैं। तो ध्यान रखना, लोकसभा के अध्यक्ष हो या फिर राज्यसभा के अध्यक्ष हो, इन सभी के जो वेतन भत्ते हैं ये भारत के समेकित कोष से लिए जाते हैं। किससे? भारत के समेकित कोष से लिए जाते हैं। भारत का जो समेकित कोष होता है वो ऐसा कोष होता है जहाँ पर राजस्व, ताज़ा ऋण और ऋण के पुनर्भुगतान आदि के रूप में भारत सरकार की ओर से प्राप्त सभी धनराशियां जमा की जाती है। हुआ क्लियर? पर ये ध्यान रखना कि धन, जो समेकित धन होता है, संसद के अनुमोदन से ही इस कोष से खर्च किया जा सकता है। संसद के अनुमोदन प्राप्त करना होता है इस कोष से, अगर हमको धन खर्च करना है तो। हुआ क्लियर? ध्यान रखना, एक निधि होती है, उस निधि का नाम है आकस्मिक निधि। क्या नाम है? आकस्मिक निधि। ठीक है। इसका उल्लेख जो है आर्टिकल 267 यानी कि 267 में उल्लेखित किया गया है। और ये जो निधि होती है, कौन सी? आकस्मिक निधि जो होती है, इसमें राष्ट्रपति और कार्यपालिका के ये अधीन होती है। ध्यान रखो, ठीक है। तो ये आपको ये वाला आर्टिकल याद होना चाहिए। ये आर्टिकल कई वनडे एग्जाम में पूछ चुका है। वह क्लियर? ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत की समेकित कोष। वह क्लियर? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। वह क्लियर? ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के तहत भारत की संसद में राज्यसभा, लोकसभा और खालिस्तान शामिल होती है। ये क्वेश्चन किया जा रहा है कि जो भारत की जो संसद होती है वो किन किन से मिलकर बनी होती है। तो उसमें ध्यान रखना, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा और एक है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है संसद का जो सत्र होता है पहला, उसे वो बुलाता है। हुआ क्लियर? और जो संयुक्त अधिवेशन भी होगा उससे भी अधिकार बुलाने किसे है? वो राष्ट्रपति को है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा भारत का राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। हुआ क्लियर? ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना कि जो लोकसभा है उसका उल्लेख जो है भारतीय संविधान के आर्टिकल 81 में दिया गया है, और जो राज्यसभा है उसका जो उल्लेख है ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 80 में दिया है। हुआ क्लियर? और ये भी ध्यान रखना कि जो लोकसभा है, लोकसभा के जो अधिकतम संख्या होती कितनी होती है? वो होती है 552 होती है, ठीक है। लेकिन वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में है 543 है। कितनी है? 543 है। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि इसके पहले कितनी थी वर्तमान में? वो थी 545। कितनी थी? 545 थी। अब यहाँ से यहाँ पे 2 का अंतर आया है, ठीक है। 2 का अंतर क्यों आया है? क्योंकि 104वां संविधान संशोधन हो चुका है। कब हो चुका है? ये 2019 को हो चुका है, ठीक है। इसीलिए 2020 को जो एंग्लो इंडियन सीट थी उसे हटा दिया गया है इस संशोधन के माध्यम से। इसलिए वर्तमान में जो सीट है वो कितनी बची है? वो 543 बची है, क्योंकि 2 सीट हटा दी गई है 104वें संविधान संशोधन में 2019 में। हुआ क्लियर? तो 2020 से वर्तमान में 543 सीट है। अब 543 में जो 530 है, ये सीट जो है राज्यों से चुने जाते हैं। अब बस्ती कितनी है इसमें? 13 बस्ती है, ठीक है। जो 13 है, 13 सीट जो है केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है, तो वो है 552। हुआ क्लियर? इसके पहले कितनी थी? तो वो थी 545। लेकिन 2019 में 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से 2 एंग्लो इंडियन सीट हटा दी गई, इसलिए वर्तमान में 543 सीट है। और 543 में जो 13 है वो है यूटी की, और जो 530 है ये राज्यों से चुने जाते हैं। हुआ क्लियर? अब बात आती है किसकी? राज्यसभा की। तो राज्यसभा की जो अधिकतम संख्या है सदस्यों की वो है 550, यानी 250 सीट है,
ठीक है। इसमें से वर्तमान में कितनी है, वो है 245 सीट। इसमें से जो 233 सदस्य हैं ये क्या राज्यों से चुने जाते हैं, ठीक है। अब बचते कितने हैं, वो बचते हैं 12। 12 जो है राष्ट्रपति द्वारा ये मनोनीत किए जाते हैं। किससे, खेल से, विज्ञान से, साहित्य से, संगीत से, ठीक है। ये जो इनमें जो विशेषज्ञ होते हैं उनको राष्ट्रपति जो है 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है। वह क्लियर। अब जो 233 सीट है इसमें से जो है 229 सीट जो है ये आते हैं राज्यों से। अब बचते हैं कितने, 4। 4 जो है यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। वह क्लियर। तो ये था आपका लोकसभा राज्यसभा, ठीक है। वह क्लियर। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा मिलकर भारत की संसद का निर्माण करते हैं। वह क्लियर। तो आपको यहाँ पे पूरे जो एस्पेक्ट होंगे ये क्लियर हो चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा प्रथम परिसीमन आयोग किस वर्ष में गठित किया गया था। तो ध्यान रखना, भारत का जो परिसीमन आयोग है, ये परिसीमन का जो शाब्दिक अर्थ होता है ये होता है किसी देश या प्रांत में विधायी निकाय वाले जो क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र की सीमा तय करने की क्रिया या प्रक्रिया को हम परिसीमन कहते हैं। हुआ क्लियर। और ये परिसीमन का कार्य है ये एक उच्च अधिकारी को सौंपा जाता है। भारत में ऐसे परिसीमन आयोग का गठन किया गया है जिसके अंतर्गत अभी तक 4 परिसीमन बना चुके हैं। कितने, 4 परिसीमन बन चुका है, ठीक है। पहला कब बना है, 1952 में, फिर बना है 1962 में, फिर बना है 1972 में, फिर 2002 में परिसीमन बन चुका है, ठीक है। ऐसे 4 परिसीमन बन चुके हैं। तो यहाँ क्वेश्चन करा है उसने कि पहला परिसीमन आयोग कब गठित किया गया था। तो इसका जो आंसर होगा, पहला जो परिसीमन आयोग है ये 1952 में गठित किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन किया जाता है कि जो परिसीमन आयोग है ये किसके द्वारा गठित होता है, तो ये भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसके द्वारा इसका गठन होता है। किसका, परिसीमन आयोग का। एक आर्टिकल ध्यान रखना, आर्टिकल है आर्टिकल 82। आर्टिकल 82 के तहत संसद जो है प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन अधिनियम बनाती है। इसके बाद प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन अधिनियम बनाती है, ठीक है। और ये किसके तहत बनाती है, ये बनाती है आर्टिकल 82 के तहत, ठीक है। तो ये आर्टिकल जो 82 है आपको याद होना चाहिए। हुआ क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान द्वारा परिकल्पित लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। यहाँ पे आप ध्यान रखना, गौर करना, यहाँ पूछा है अधिकतम। कितनी पूछा है, अधिकतम पूछा है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना, अधिकतम, वर्तमान, अधिकतम और इसके पहले, ये तीनों में जो क्वेश्चन आएगा हर एक क्वेश्चन का आंसर अलग अलग होगा। जैसे यहाँ पूछा अधिकतम, ठीक है। तो ये आपको दिख रही है लोकसभा की तस्वीर, ठीक है। इसमें जो अधिकतम संख्या तय की गई है संविधान द्वारा वो है 552, ठीक है। वर्तमान में कितनी थी, वो थी 545 थी। लेकिन वर्तमान पूछेगा आपसे तो वर्तमान में कितनी हो चुकी है, वर्तमान में हो चुकी है कितनी, 543 हो चुकी है, ठीक है। क्यों हो चुकी है, क्योंकि 2019 को कितना, 104वां संविधान संशोधन हो चुका है, ठीक है। इसके माध्यम से 2020 में 2 एंग्लो इंडियन सीट हटा दी गई है। किससे, भारत की लोकसभा से। तो जो 45 थी इसमें से 2 माइनस कर दो तो बचती कितनी है, वो बचती है 243। इसलिए क्वेश्चन आता है कि वर्तमान में लोकसभा की सीट कितनी है, तो उसका आंसर होगा 243, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अधिकतम पूछेगा तो उसका आंसर होगा 552। इसके पहले कितनी थी पूछेगा तो वो थी 245। क्यों थी, क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन सीट 2019 में 104वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दी गई है। हुआ क्लियर। इसलिए वर्तमान में 243 सीट बची है। तो इसका आंसर हो जाएगा 552, यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। हुआ क्लियर, ये ध्यान रखना, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना कि एक आर्टिकल है आर्टिकल 81। आर्टिकल 81 जो है लोकसभा के बारे में उल्लेख करता है।
और जो आर्टिकल है, आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 80, आर्टिकल 80 उल्लेख करता है किसका, राज्यसभा के बारे में। और आर्टिकल है 79, आर्टिकल 79 जो है ये संसद के बारे में उल्लेख करता है। तो ये तीनों आर्टिकल आपको याद होना चाहिए। आर्टिकल 79 यानी कि भारत की संसद, आर्टिकल 81 यानी कि भारत की लोकसभा, आर्टिकल 18 यानी आर्टिकल 80 यानी कि राज्यसभा। हुआ क्लियर, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किए गए एक विधेयक को क्या कहा जाता है। तो ध्यान रखना, जो लोकसभा है, ठीक है, तो ध्यान रखना जो संसद है, भारत की जो संसद है, संसद में जो है 4 प्रकार के विधेयक पेश किए जाते हैं। कौन से विधेयक, 4 कौन से हैं, तो एक है उसमें से धन विधेयक, एक है वित्त विधेयक, एक है साधारण विधेयक, एक है संविधान संशोधन विधेयक। इस प्रकार से 4 जो है संसद में विधेयक पेश किए जाते हैं, जिसमें से जो धन विधेयक है, धन विधेयक का मतलब होता है कि यह वित्त विषय संबंधित है, जिसके अंतर्गत करारोपण, लोक व्यय आदि का इससे संबंध होता है। एक होता है वित्त विधेयक, वित्त विधेयक यानी कि वित्तीय विषय के अलावा अन्य सभी विषयों से ये संबंधित विधेयक होता है। दूसरा होता है वित्त विधेयक, वित्त विधेयक मतलब होता है कि यह भी वित्त विषय संबंधित है, जिसमें धन विधेयक से ये भिन्न होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तीसरा होता है साधारण विधेयक, इसके अंतर्गत वित्तीय विषय के अलावा अन्य सभी जो विषय से संबंधित विधेयक होता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं साधारण विधेयक। हुआ क्लियर। एक होता है संविधान संशोधन विधेयक, ये विधेयक जो है संविधान के जो उपबंध होते हैं उसमें संशोधन से संबंधित होता है, उसे कहते हैं संविधान संशोधन विधेयक। इस प्रकार से जो भारतीय संसद है उसमें 4 प्रकार के विधेयक पेश किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर उसने क्वेश्चन किया है कि किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया गया एक विधेयक क्या कहलाता है। तो ध्यान रखना, एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया गया एक विधेयक जो है ये निजी, कौन सा, निजी विधेयक कहलाता है। तो ध्यान रखना, ऐसा विधेयक जो है प्राइवेट बिल या निजी विधेयक कहलाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। हुआ क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अन्य सदस्यों की सेवा शर्तें कौन निर्धारित करता है। तो ध्यान रखना, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के अध्यक्ष और उसके जो सदस्य होंगे उनकी जो सेवा शर्तें हैं ये भारत का राष्ट्रपति तय करता है। तो उसका आंसर होगा, तो इसका आंसर होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। हुआ क्लियर। ये ध्यान रखना कि जो संघ लोक सेवा आयोग है, पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, इससे संबंधित जो आर्टिकल है वो है 315 से लेकर 223। हुआ क्लियर। और जो आर्टिकल 315 है इसके तहत जो है संसद संघ और राज्य के लिए अखिल भारतीय सेवाएं बनाने का उसे अधिकार है। और आर्टिकल 315 के तहत ही संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान भी है। हुआ क्लियर। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ये आर्टिकल आपको याद होना चाहिए 315। हुआ क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों के रूप में चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति को न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। यानी कि अगर आप राज्यसभा के सदस्य बनना चाहते हो तो आपको मिनिमम कितनी एज होना चाहिए आपकी। तो इसके लिए जो मिनिमम एज है वो होना चाहिए 30। कितनी होना चाहिए, वो होना चाहिए 30। ठीक है। उसी प्रकार अगर लोकसभा के सदस्य बनना चाहते हो तो उसके लिए जो मिनिमम एज है वो है 25। ठीक है। और जो राष्ट्रपति बनना चाहते हो तो उसके लिए मिनिमम एज है 35 है। हुआ क्लियर। और इसी प्रकार जो है राज्य विधानमंडल, राज्य विधान सभा, ठीक है, जो राज्य विधानसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए, तो वो होना चाहिए 25। हुआ क्लियर। और विधान जो परिषद होते हैं उसके जो सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए, तो वो होना चाहिए 30 होना चाहिए। कितनी होना चाहिए, 30 होना चाहिए। यानी कि राज्यसभा और विधान परिषद के 30
लोकसभा विधानसभा के लिए 25, राष्ट्रपति के लिए 35। ठीक है, ये सभी आयु आपको याद होना चाहिए, ये क्वेश्चन यहाँ से करता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। किसके लिए? राज्यसभा के लिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास है? तो ध्यान रखना, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार जो है ये भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। तो इसका आंसर होगा द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति के पास ही ये अधिकार होता है। हुआ क्लियर? तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन डिफरेंस याद रखना, यहाँ पर एक छोटा सा अंतर ये है कि जो संयुक्त बैठक होगी उसकी जो अध्यक्षता करेगा वो करेगा लोकसभा अध्यक्ष करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। ठीक, लेकिन जो संयुक्त बैठक होती है इसका उल्लेख किस आर्टिकल में दिया गया है? तो आर्टिकल याद रखना आप, आर्टिकल 108, आर्टिकल 108 में संयुक्त बैठक का उल्लेख है। संयुक्त बैठक कौन बुलाएगा? वो बुलाएगा राष्ट्रपति। पर संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता होगी वो कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। और इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 आर्टिकल में किया गया है। हुआ क्लियर? ये सारे फैक्ट आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ध्यान रखना, जो प्रथम राज्यसभा गठन जो है ये 1952 में हुआ था। ठीक है, संसद के ऊपरी सदन यानी कि राज्यसभा का सत्र आउट हुआ था। कब हुआ था? तो ये आपको डेट होना चाहिए, वो है 13 मई 1952। ये डेट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना कि इसके पहले जो सभापति थे वो देश के पहले उपराष्ट्रपति कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और ये भी ध्यान रखना कि जो राज्यसभा है उसे प्रारंभ में काउंसिल ऑफ स्टेट नाम दिया गया था, जिसकी जिम्मेदारी देश को एक सूत्र में पिरोना था। हुआ क्लियर? कभी आपको क्वेश्चन आ जाए कि राज्यसभा का ओल्ड नाम क्या था या पुराना नाम क्या था, तो वो था काउंसिल ऑफ स्टेट। हुआ क्लियर? इसकी पहली जो बैठक हुई थी वो हुई थी 13 मई 1952 को हुई थी। इसकी जो अध्यक्षता है वो भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा किया गया था। हुआ क्लियर? अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है, क्योंकि इसका इशू करंट में उठा हुआ था, इसलिए कमेंट करना कि रिसेंट में जो राज्यसभा के सभापति कौन है। सभापति वही होता है जो देश का उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का। हुआ क्लियर? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 1952। हुआ क्लियर? और मैंने आपको बता चुका था कि राज्यसभा की जो अधिकतम संख्या है सदस्यों की वो है 250। ठीक है, वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में 245 है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना कि इसमें से 12 सदस्य जो हैं कला विज्ञान क्षेत्र से राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, ये संख्या पूछता है कितने सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करता है कायमे राज्यसभा में, तो वो है, उनकी संख्या है 12, जो कला विज्ञान, ठीक है, खेल संस्कृति आदि से उनको मनोनीत करेगा। कहाँ पर? राज्यसभा में। क्यों करते हैं? क्योंकि जब भी बिल आता है और उनका संबंध, उस बिल का संबंध जो है कला से है, विज्ञान से है, साहित्य से है, तो उनसे उनकी राय ली जाती है। हुआ क्लियर? इसलिए इनको मनोनीत किया जाता है हर क्षेत्र का ज्ञान प्राप्त करने के लिए और लॉ को सही बनाने के लिए इनको राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। ठीक है, कितनी संख्या है? तो वो संख्या 12 है। ठीक है, कौन करता है? तो वो करता है भारत का राष्ट्रपति करता है, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे कन्फ्यूजन बिल्कुल मत होना। देखना, राज्यसभा का जो सभापति होगा वो भारत का उपराष्ट्रपति होगा, परंतु राज्यसभा में जो 12 लोगों को मनोनीत करेगा वो भारत का राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति करेगा मनोनीत और भारत का उपराष्ट्रपति उस सभा का अध्यक्ष होगा। किसका? राज्यसभा का। ये डिफरेंस याद रखना, वहाँ पे कन्फ्यूजन बिल्कुल मत होना। ये मत सोचना कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है तो मनोनीत भी वही करता होगा। बिल्कुल नहीं, मनोनीत करता है भारत का राष्ट्रपति, लेकिन राज्यसभा का जो सभापति होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। ये डिफरेंस को याद रखना। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए
1952। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसी दूसरे देश के साथ युद्ध की घोषणा करने का अधिकार किसके पास है? तो ध्यान रखना, एक आर्टिकल है, आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल है 352। 352 के तहत जो है राष्ट्रपति को आपातकाल की स्थिति घोषित करने का अधिकार है। ठीक है, यदि उसे लगता है कि देश में या देश के किसी हिस्से में या आंतरिक क्षेत्र में युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, क्या बोला मैंने? सशस्त्र विद्रोह, विद्रोह की आशंका है या खतरा है, तो वो आपातकाल लगाने का उसे अधिकार है। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल उठता है कि मैंने ये नाम क्यों लिखा है। ये नाम लिखने का पीछे कारण ये है क्योंकि ये जो नाम है, ये नाम जो है बाद में ऐड किया गया है हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल 352 के अंतर्गत। कब किया गया है? तो ये किया गया है 1978 में किया गया है। कौन सा संविधान संशोधन था? तो वो था संविधान संशोधन कौन सा? 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से जो सशस्त्र विद्रोह है इसे शामिल किया गया था। वह क्लियर? और ये भी ध्यान रखना कि जो आपातकाल होता है उसमें आपके सारे मौलिक अधिकार जो है ये निलंबित हो जाते हैं। बस दो मौलिक अधिकार है। कौन सा? एक होता है आर्टिकल 20 और दूसरा है आर्टिकल 21। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 में जो आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ये अधिकार को छोड़कर सभी जो मौलिक अधिकार है ये निलंबित हो जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आता है कि ऐसे कौन से दो अनुच्छेद में मौलिक अधिकार दिए गए हैं जो निलंबित कभी नहीं होते? वो है आर्टिकल 20 का अधिकार, आर्टिकल 19 का मौलिक अधिकार। वह क्लियर है? तो ये भी ध्यान रखना कि जो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लगता है क्या? राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। और अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगता है राष्ट्रपति शासन लगता है। और वित्तीय आपातकाल जो है 360 के अंतर्गत लगता है। और जो राष्ट्रपति शासन जो है ये सर्वाधिक बार लगा है किसके काल में? वो लगा है इंदिरा गांधी के काल में। ठीक है, और जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो लगा था 1962 में। कब? जब चीन और भारत का युद्ध हुआ था तब भी कौन थी पीएम? वो थी इंदिरा गांधी पीएम थी। और वित्तीय आपातकाल जो है भारत में आज तक नहीं लगा, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को अधिकार है। ऑप्शन पी कहाँ दिख रहा है? ये गलत, आर नहीं है, पी क्यों नहीं है, पी आर नहीं है, ऑप्शन पी। ऑप्शन पी यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आएगा क्योंकि राष्ट्रपति को ही आपातकाल की स्थिति घोषित करने का अधिकार है। वह क्लियर? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति को अधिकार है। वह क्लियर? ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका को खालिस्तान के समक्ष दायर किया जा सकता है। तो ध्यान रखना, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर किया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय। यानी कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट के सामने ही ये याचिका पेश की जाएगी। ठीक है, राष्ट्रपति संबंधी कुछ आर्टिकल है वो देख लीजिए। आर्टिकल 352 जो है ये राष्ट्रपति के पद की बात करता है। आर्टिकल 353 जो है ये कार्यपालिका की शक्ति की बात करता है। आर्टिकल 354 जो है निर्वाचन मंडल की बात करता है। आर्टिकल 355 जो है निर्वाचन पद्धति की बात करता है। आर्टिकल 356 जो है ये कार्यकाल की बात करता है। आर्टिकल 357 जो है ये पुनः निर्वाचन की बात करता है। आर्टिकल 58 जो है ये योग्यता की बात करता है। आर्टिकल 59 जो है राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें की बात करता है। आर्टिकल अनुच्छेद 60 जो है शपथ की बात करता है। और आर्टिकल 61 के माध्यम से राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। हुआ क्लियर? कुछ आर्टिकल और है वो ध्यान रखना। एक आर्टिकल ध्यान रखना, कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 जो है राष्ट्रपति को शक्ति देता है किसकी? क्षमादान की। क्षमादान की ये शक्ति देता है, ध्यान रखना। ठीक है, आर्टिकल 108 के तहत जो है राष्ट्रपति जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। ठीक है, आर्टिकल 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल शक्ति प्राप्त है। आर्टिकल 356 के अंतर्गत
राज्यों में जो है राष्ट्रपति शासन की बात करता है, और आर्टिकल 360 जो है ये वित्तीय आपात की बात करता है, और तीनों अधिकार किसे है, ये राष्ट्रपति को प्राप्त है। हुआ क्लियर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सारे आर्टिकल जो है आप लोगों को याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को खालिस्तान प्रणाली के अनुसार एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। तो ध्यान रखना, जो भारतीय संविधान का आर्टिकल कौन सा है, 55। आर्टिकल 55 के अनुसार भारत के जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है ये होता है एकल हस्तांतरित मत के माध्यम से। ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एक निर्वाचक मंडल के सदस्य द्वारा चुना जाता है। इसमें जो है संसद के दोनों सदनों के सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित, क्या बोला यहाँ पे, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। मनोनीत सदस्य जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन के मतदान का अधिकार नहीं होता। और बता चुका था मैंने आपको कि 12 सदस्य जो होते हैं ये राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है। इन्हें जो है राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने का अधिकार बिल्कुल नहीं। तो यहाँ मैंने इसे लिखा है निर्वाचन, जिसका निर्वाचन होता है वही व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में मत देने का उसे अधिकार होता है। जो मनोनीत हुआ है राज्यसभा में उसे अधिकार नहीं होता। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, एकल हस्तांतरित मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत के महान्यवादी की नियुक्ति का अधिकार खालिस्तान को देता है। तो ध्यान रखना, भारत का जो महान्यवादी होता है उसका जो नियुक्ति होती, तो ध्यान रखना भारत का जो महान्यवादी होता है उसकी जो नियुक्ति का अधिकार है वो भारत के राष्ट्रपति को है। किसे है? राष्ट्रपति को देता है, ठीक है। और जो महान्यवादी होता है उसका उल्लेख जो है आर्टिकल 76 में किया गया है। और एक आर्टिकल रखना, आर्टिकल 88 के माध्यम से जो महान्यवादी होता है ये संसद की जो कार्रवाई होती है उसमें ये भाग लेता है। हुआ क्लियर? और ये ध्यान रखना कि जो महान्यवादी होता है, महान्यवादी का जो कार्यकाल होता है ये डिफाइन नहीं किया गया है हमारे भारतीय संविधान में। हुआ क्लियर? ये डिटेल दी गई है, परंतु ये जो है इतना ही आपको याद रखना है। 2 फैक्ट याद रखना कि जो महान्यवादी होता है वो बनने के लिए आपको योग्यता होना चाहिए। योग्यता कैसी होना चाहिए? जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता है वही योग्यता होनी चाहिए महान्यवादी बनने के लिए। तभी आपको राष्ट्रपति जो है महान्यवादी पद पर नियुक्त करेगा। हुआ क्लियर? दूसरी चीज़, महान्यवादी जो होता है ये सरकार का वकील होता है, और जो महान्यवादी होता है सरकार को विधिक सलाह भी देता है, ठीक है। तो इतने पॉइंट आपको याद होना चाहिए महान्यवादी से। हुआ क्लियर? कल का जो PYQ लेक्चर हुआ है, ठीक है, संसदीय व्यवस्था का पार्ट 1, उसमें अच्छे से बता चुका हूँ महान्यवादी के बारे में, उसे देख लेना। यहाँ बता दिया मैंने शॉर्ट में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत का राष्ट्रपति को अधिकार होता है महान्यवादी की नियुक्ति का। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलम संजीवन रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने? ठीक है, तो ध्यान रखना, नीलम संजीवन रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह बने थे। कौन थे? वो बने थे ज्ञानी जेल सिंह। ठीक है, एक टॉपिक होगा राष्ट्रपति पर। राष्ट्रपति संबंधी इतने क्वेश्चन अब तक आ चुके होंगे, यूपीएससी हो, पीएससी हो, यूपीएसआई हो, एमपीएसआई हो, एमपीएससी हो, अदर स्टेट पीएससी हो, सभी के जो क्वेश्चन आ चुके हैं उसको लिया जाएगा। उसके अंतर्गत जो है राष्ट्रपति की पूरी कहानी बताया जाएगा। हुआ क्लियर? जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है कि जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो ध्यान रखना, जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, इसके जो आयोग के अध्यक्ष होते हैं या फिर होते हैं सदस्य होते हैं, इनकी जो नियुक्ति करता है वो करता है कौन? भारत का राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, और ये जो निकाय है, ये जो आयोग है, ये एक संवैधानिक निकाय है। क्या है? संवैधानिक निकाय है। और ये जो निकाय है ये एक संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय है, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसका मतलब होता है कि इसका उल्लेख जो है
संविधान में उल्लेखित है। ठीक है, एक निकाय होता है उसे कहते हैं वैधानिक निकाय। इसका मतलब होता है कि इसका जो गठन है संविधान में जो उल्लेखित आर्टिकल है, ठीक है, उसके माध्यम से इसका गठन किया गया है संसद द्वारा, उसे कहते हैं वैधानिक। एक निकाय होता है गैर संवैधानिक। उसका मतलब होता है कि ये सही तो है परंतु ये संविधान के अकॉर्डिंग तो है, परंतु ये जो है इसका उल्लेख भारतीय संविधान में कहीं पर इसका उल्लेख नहीं दिया गया है। जैसे कि योजना आयोग, योजना आयोग, ठीक है, योजना आयोग क्या था? एक ये था गैर संवैधानिक था, गैर संवैधानिक निकाय था। क्यों था? ये सही तो था, संविधान के अकॉर्डिंग भी था, परंतु ये इसका उल्लेख किसी भी संविधान के किसी भी भाग, आर्टिकल में, धारा में नहीं था। ठीक है, एक होता है असंवैधानिक। असंवैधानिक मतलब होता है कि जो संविधान के खिलाफ हो, ठीक है, जो संविधान संबंध नहीं होता, उसे कहते हैं असंवैधानिक निकाय। हुआ क्लियर? तो ये छोटे पॉइंट होते हैं, ध्यान रखना। और ये जो निकाय है कौन सा? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। ठीक है, इसका जो उल्लेख है ये किया गया है भारतीय संविधान के जो आर्टिकल है, आर्टिकल 338, यानी कि आर्टिकल 338 में इसका उल्लेख किया गया है, तो ध्यान रखना। ठीक है, ये जो आर्टिकल आपको याद होना चाहिए। हुआ क्लियर? ठीक है, तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति का अध्यक्ष कौन होता है जो आर्थिक क्षेत्र में सरकारी गतिविधियों का निर्देशन और समन्वय करता है? तो ध्यान रखना, जो आर्थिक मामले होते हैं उन पर एक मंत्रिमंडल समिति होती है। इस समिति का जो अध्यक्ष होता है वो एक्चुअली भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत का प्रधानमंत्री इसका क्या होता है? अध्यक्ष होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अब ये करता क्या है? तो सिंपल सी बात है, इसके एक नाम से ही इसका काम पता लगता है। जैसे कि आर्थिक क्षेत्र में सरकारी जो गतिविधियां होती है उन पर ये निर्देश और समन्वय करता है। क्या करता है? उन पर निर्देशन और क्या करता है? समन्वय करता है। ठीक है, आर्थिक क्षेत्र में सरकारी गतिविधियों पर। हुआ क्लियर? और इसके साथ ही जो समय समय पर आर्थिक स्थितियों की समीक्षा करता है। और इसके साथ इसका और एक काम है, और एक काम यह है कि यह मूल्य नियंत्रण, FDI, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आदि पर ये महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय भी लेता है। तो ये होता है आर्थिक मामलों का मंत्रिमंडल समिति, जिसका अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री होता है। ध्यान रखना। हुआ क्लियर? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवनिर्वाचित लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए स्पीकर प्रो टेम कुछ समय के लिए स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो ध्यान रखना, जब लोकसभा का चुनाव होता है, लोकसभा की पहली बैठक होती है, तो उसी में से, उन्हीं सदस्यों में से अध्यक्ष चुनना होता है। परंतु अध्यक्ष चुनने के लिए एक आपके पास कोई भी अध्यक्ष होना चाहिए। उसके लिए करते क्या है? जो सदन का सबसे वरिष्ठ जो भी सदस्य होता हो उसे प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। क्या बोला मैंने? प्रोटेम स्पीकर उसी को बनाया जाता है जो सदन का सबसे वरिष्ठ सदस्य हो। और इसकी जो नियुक्ति है, इसकी नियुक्ति करता कौन है? इसकी नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति करता है। कब तक के लिए करता है? वो एक अल्प समय के लिए करता है। सवाल उठता है कि प्रोटेम स्पीकर बनाना क्यों आवश्यक है? तो जो प्रोटेम स्पीकर होता है उसका होता है कार्य होते हैं दो। ठीक है, पहला कार्य होता है जो होते हैं सदस्य, किसके? नए सदस्य होते हैं, उनको दिलाना शपथ दिलाएगा। दूसरा, जो लोकसभा है उसकी ये प्रथम बैठक का ये अध्यक्षता करेगा। हुआ क्लियर? इसके कार्य होते हैं और इसके बाद इसे हटा दिया जाता है। ये होता है प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, इसकी नियुक्ति करता कौन है? इसकी नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हुआ क्लियर? यही क्वेश्चन पूछा है उसने कि कौन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संदर्भ में भारत के महान्यायवादी की पदावधि क्या है? तो ध्यान रखना, जो भारतीय सरकार होती है उसका एक कानूनी सलाहकार होता है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं महान्यायवादी। ठीक है, और दूसरी चीज़, जो महान्यायवादी होता है ये भारत सरकार का प्रमुख वकील भी होता है।
अगर जो भी केस लड़ना हो उसे उच्चतम न्यायालय में या फिर जो भी सरकार का मामला होता हो, उसकी पैरवी करता कौन है? वो करता है महान्यायवादी। सवाल उठता है कि जो महान्यायवादी है, इसका उल्लेख किस आर्टिकल में दिया गया है? तो इसका जो उल्लेख है वो आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 76 में दिया गया है। तो ये आर्टिकल कई बार पूछ चुका है कि किस आर्टिकल में अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है? तो आर्टिकल 76 में। ठीक है। दूसरी चीज, जो महान्यायवादी है इसकी नियुक्ति करता कौन है? तो इसकी नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। ठीक है। और ये भी ध्यान रखना कि जो संसद होती है उसकी बैठक में ये भाग भी लेता है। जो संसद होती है उसकी जो कार्रवाई होती है उसमें भाग भी लेता है। अब सवाल ये उठता है कि संसद में जो सदस्य होते हैं उसकी तरह ये भी कार्रवाई में भाग लेता है। ये किस आर्टिकल में उल्लेखित है? तो आर्टिकल कौन सा होगा? आर्टिकल होगा 88। आर्टिकल 88 कहता है कि जो संसद की जो कार्रवाई होगी उसमें महान्यायवादी जो है भाग लेगा। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि संसद के सदस्यों के अलावा ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो संसद की जो कार्रवाई होती है उसमें भाग लेता है? तो वो है महान्यायवादी। क्वेश्चन कभी ये पूछ लिया कि किस आर्टिकल के माध्यम से या किस आर्टिकल में इसे शक्ति दी गई वाली, तो आर्टिकल कौन सा है? वो है आर्टिकल 88। हुआ क्लियर? और ये भी ध्यान रखना कि जो महान्यायवादी है इसका जो पद है, इसकी जो अवधि है, ये भारत के संविधान में निश्चित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोई निश्चित अवधि नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में इसकी नियुक्ति होगी 76 में, आर्टिकल 76 होगी। कार्रवाई में भाग लेगा संसद में 88 के माध्यम से, परंतु कहीं पर भी उल्लेखित नहीं है कि इसका कार्यकाल कितना होगा। तो कार्यकाल कोई भी निश्चित नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत डीप पूछा है उसने, क्योंकि हर कोई लगाता 6 वर्ष या 5 वर्ष लगाता, परंतु ध्यान रखना महान्यायवादी भारत सरकार का वकील होता है, महान्यायवादी भारत सरकार का एक कानूनी सलाहकार होता है, और महान्यायवादी वही व्यक्ति बन सकता है जिसमें ये योग्यता हो कि जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता हो। क्वेश्चन ये भी आता है कि महान्यायवादी कौन बन सकता है? तो महान्यायवादी वही व्यक्ति बन सकता है जिस व्यक्ति में क्षमता हो, क्या? सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की। हुआ क्लियर? लेकिन कहीं पर भी इसके कार्यकाल का उल्लेख नहीं दिया गया है, ये निश्चित कार्यकाल नहीं दिया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई निश्चित अवधि नहीं है। हुआ क्लियर? ये सारे आर्टिकल आपको याद होना चाहिए। इसके राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, आर्टिकल 76 में उल्लेखित है, कार्य में भाग लेता है, और आर्टिकल 88 के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणपूर्ति कोरम पूरा करने के लिए राज्यसभा में कितने सदस्य पीठासीन अधिकारी सहित मौजूद होने चाहिए? यहाँ बोला है उसने राज्यसभा। ठीक है, यही संख्या लोकसभा के लिए अलग हो जाती। यहाँ बोला है राज्यसभा, तो ध्यान रखना वहाँ बोला क्या गया है उसको ध्यान में रखता। तो यहाँ बोला गया है राज्यसभा बोला गया, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब इसका आंसर क्या होगा देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे जो भारतीय संविधान है उसमें एक आर्टिकल है, आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल है 100। तो हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें एक आर्टिकल है, आर्टिकल 100। आर्टिकल 100 कहता है कि किसी भी सदन की बैठक का गठन करने के लिए गणपूर्ति सदन के कुल सदस्य की संख्या, क्या? कुल सदस्य की संख्या का 10वां हिस्सा होगा, 10वां हिस्सा होगा, ये बोलता। ठीक है, तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? उनकी संख्या होती है 245। इसका जो 10वां हिस्सा होगा वो होगा 25। क्या होगा? 25 होगा। हुआ क्लियर? पॉइंट छोड़ दीजिए आप, तो 25 ही होगा। हुआ क्लियर? ठीक है, तो जो मौजूद होना चाहिए, कितने होना चाहिए राज्यसभा में? वो होना चाहिए 25। हुआ क्लियर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। लेकिन यहीं पर अगर बात आती किसकी? लोकसभा की। ठीक है, तो लोकसभा में कितने हैं? 510 के आसपास है। ठीक है, तो इसके जो कोरम गणपूर्ति जो होगी वो कितने होगी? संख्या 50 हो जाएगी। लोकसभा का आता है तो वहाँ पर गणपूर्ति के लिए 50 सदस्य होना चाहिए। अगर यही आंसर क्वेश्चन राज्यसभा के लिए आता है तो गणपूर्ति के लिए वहाँ पर 25 सदस्य होना चाहिए। तो दोनों क्वेश्चन को ध्यान रखना। ठीक है,
पूछा क्या गया है उस पर ध्यान रखना, लोकसभा है या राज्यसभा है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हुआ क्लियर, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय परिषद के सर्वमान्य अध्यक्ष कौन होते हैं। तो जो क्षेत्रीय परिषद होते हैं इसके सर्वमान्य जो अध्यक्ष होते हैं ये कौन होते हैं, तो ये होते हैं भारत के गृह मंत्री। कौन होते हैं, भारत के गृह मंत्री। अभी कौन है वर्तमान गृह मंत्री, वो है अमित शाह। हुआ क्लियर। तो अमित शाह यानी कि केंद्रीय गृह मंत्री ही क्षेत्रीय परिषद के सर्वमान्य अध्यक्ष होते हैं। हुआ क्लियर। अब जो क्षेत्रीय परिषद है ये एक क्या है, वैधानिक निकाय है। क्या बोला मैंने, वैधानिक निकाय है। वैधानिक का मतलब ये है कि इसे संसद द्वारा बनाया गया है। अगर यहीं पे लिखा आता संवैधानिक तो संसद यानी अगर यहीं पर लिखा आता संवैधानिक तो इसका मतलब होता कि उसका उल्लेख पहले से ही संविधान में है, लेकिन वैधानिक लग गया है तो संविधान के अकॉर्डिंग ये क्षेत्रीय परिषद का गठन किया है संसद द्वारा, इसलिए इसे वैधानिक बोला गया है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। ये ध्यान रखना कि 1956 में 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा ये स्थापित किया गया था। जो क्षेत्रीय परिषद है इसका गठन कब हुआ है, 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा ये स्थापित किया गया है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और इस अधिनियम के द्वारा पूरे भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद विभाजित किए गए थे, जिसमें से पहला है वो है उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, ठीक है। दूसरा है केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद, ठीक है। तीसरा है वो है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद और चौथा है पश्चिमी आंचलिक परिषद और पांचवा कौन सा होगा, वो होगा दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, ठीक है। इस प्रकार से 5 जो है क्षेत्रीय परिषद है भारत में, जिसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं भारत के गृह मंत्री होते हैं। इसका गठन जो है 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा किया गया है। लेकिन ध्यान रखना इसमें एक उत्तरी पूर्वी आंचलिक परिषद का गठन हुआ था। कब ये हुआ था, संसद द्वारा 1971 में किया गया था, ठीक है। और जो मूल रूप से 5 क्षेत्रीय परिषद थे, लेकिन वर्तमान में कितने 6 कार्य कर रहे हैं, जिसमें से एक कार्य कर रहा है चंडीगढ़, दिल्ली, दादर नगर हवेली, दमन द्वीप और पुदुचेरी के क्षेत्र में एक क्षेत्रीय परिषद शामिल किया गया है। इतना याद नहीं करना है, आपको ओनली याद रखना है कि इसका जो अध्यक्ष होता है वो केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं, ठीक है। 1956 में इसका गठन हुआ है। अधिनियम कौन सा है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में हुआ है, ठीक है। और ये एक जो है वैधानिक निकाय है। हुआ क्लियर, ठीक है। इसमें 5 क्षेत्रीय परिषद है, वर्तमान में 6 हैं परंतु मूल रूप से 5 है। हुआ क्लियर। 1971 में उत्तरी पूर्वी आंचलिक परिषद, इसमें एक नया परिषद गठन किया गया है, बनाया गया है। हुआ क्लियर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केंद्रीय गृह मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यवादी पारिश्रमिक का निर्धारण करने का अधिकार किसके पास है। तो ध्यान रखना, भारत का जो महान्यवादी होता है उसका जो पारिश्रमिक का निर्धारण करने का अधिकार किसके पास होगा, जो नियुक्त करेगा उसके पास वो अधिकार होगा। और ये भी कौन होगा, ये भी होगा भारत का राष्ट्रपति, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मैं बता चुका हूँ पहले कि जो आर्टिकल 76 में इसका उल्लेख है और आर्टिकल 88 में जो महान्यवादी है ये संसद की जो कार्रवाई होती है उसमें ये भाग ले सकता है। और ध्यान रखना कि महान्यायवादी का जो कार्यकाल होता है ये डिफाइंड नहीं है हमारे संविधान में। ये क्वेश्चन पहले कर चुका है कि महान्यायवादी का कार्यकाल कितना होता है, तो संविधान में इसका जो कार्यकाल होता है वो निश्चित नहीं होता। महान्यायवादी कौन होता है, तो ध्यान रखना महान्यायवादी होता है सरकार का वकील होता है, सरकार का जो भी केस होगा उसकी पैरवी करता है सुप्रीम कोर्ट में, और इसका और एक काम होता है सरकार को कानूनी सलाह देना। तीसरा ध्यान रखना कि जो महान्यायवादी वही व्यक्ति बन सकता है जो जिसमें योग्यता हो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की। हुआ क्लियर। इतने क्वेश्चन पूछेगा आपसे महान्यायवादी से, ये हो चुका है क्लियर, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत का राष्ट्रपति। और नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए महाधिवक्ता का पद का प्रावधान किया गया है।
ठीक है। तो जिस प्रकार से भारत के पास महान्यायवादी होता है उसी प्रकार से राज्यों के पास महाधिवक्ता होता है। ठीक है। तो जिस प्रकार से महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, वो करता है भारत का राष्ट्रपति। उसी प्रकार से जो राज्यों का महाधिवक्ता होगा उसकी नियुक्ति कौन करेगा, वो करेगा राज्य का राज्यपाल, राज्यपाल करेगा। हुआ क्लियर। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा उसने कि किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है। तो अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद है आर्टिकल 156। आर्टिकल 156 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है। और इसे राज्यपाल कभी भी हटा सकता है। जिस प्रकार से महान्यायवादी का कार्यकाल निश्चित नहीं है उसी प्रकार से राज्यों के जो महाधिवक्ता है उनका भी कार्यकाल निश्चित नहीं है। और जिस प्रकार से महान्यायवादी बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश बनने की योग्यता होना चाहिए उसी प्रकार से महाधिवक्ता बनने के लिए, राज्यों का महाधिवक्ता बनने के लिए उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हुआ क्लियर। सब कुछ सेम है, राष्ट्रपति या राज्यपाल, महान्यायवादी, महाधिवक्ता। आर्टिकल चेंज है, वहाँ 76 है, यहाँ 156 है। हुआ क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल होता है। तो ये क्वेश्चन को आप वेरी आईएमपी लगा लीजिए वर्तमान में, क्योंकि इसका संबंध जो है करंट से भी। अभी आपने देखा होगा कि भारत के जो उपराष्ट्रपति है उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। ठीक है। और दूसरे जो उपराष्ट्रपति भी बन चुके हैं, दूसरे जो उपराष्ट्रपति बने हैं उनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करना आप। ठीक है। तो ध्यान रखना, जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, जो निर्वाचन मंडल है, इसमें निम्नलिखित में से कौन शामिल होता है, ये क्वेश्चन पूरा है इसमें। ठीक है। तो ध्यान रखना, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित प्लस मनोनीत सभी सदस्य शामिल होते हैं। तो निर्वाचित भी होते हैं और प्लस मनोनीत भी होते हैं, ये सभी आपको सभी सदस्य भी होते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक पॉइंट रखना कि यहाँ पर मनोनीत होते हैं। ठीक है। परंतु ये जो है राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल नहीं होते, परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में ये शामिल होते हैं। हुआ क्लियर, ये ध्यान रखना। ठीक है। और जो आर्टिकल 63, आर्टिकल 63 में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है उसमें ये उल्लेखित है। ठीक है। और एक क्वेश्चन ये भी करता है कि जो भारत में उपराष्ट्रपति का जो पद है ये भारतीय संविधान ने किसके संविधान से ग्रहण किया है। तो ध्यान रखना, जो हमारा भारतीय संविधान है उसने उपराष्ट्रपति का जो पद है ये अमेरिका यूएसए के संविधान से ग्रहण किया गया। हुआ क्लियर। और यूएसए के संविधान से एक और चीज़ ग्रहण की गई है मुख्य, वो है मूल अधिकार। ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर मूल कर्तव्य लग गया तो वो रूस से लिया गया है। हुआ क्लियर। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है जापान से ली गई है, परंतु विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है इसकी जो अवधारणा है ये लंदन के संविधान से लिया गया है, परंतु भारत ने कहाँ से लिया है, वो जापान से लिया है। ये छोटे छोटे अंतर जो है आप एक नोट्स में लिख लेना, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आएगा आप वहाँ पे होंगे कन्फ्यूजन, इसलिए वहाँ पे लिख लेना कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है वो दो देश की बात चलती है वहाँ पे। एक लंदन का जो संविधान है उससे ये अवधारणा प्राप्त हुई है, परंतु ये जो अवधारणा है भारत ने कहाँ से लिया है, जापान के संविधान से ग्रहण की है। हुआ क्लियर, ये ध्यान रखना। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन है। तो ध्यान रखना, महान्यायवादी जो होता है, भारत का जो महान्यायवादी होता है ये सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। और इसकी पूरी कहानी जो मैं पहले जो 2 क्वेश्चन गए हैं वहाँ बता चुका हूँ। आपको याद रखना है आर्टिकल 76 जिसमें इसका उल्लेख किया गया है, आर्टिकल 88 जिसके अंतर्गत महान्यायवादी जो है संसद की जो कार्यवाही होती है उसमें भाग लेता है। ठीक है। इसका जो कार्यकाल होता है निश्चित नहीं होता, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। इसकी योग्यता क्या होना चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता ही होनी चाहिए, तब इसे महान्यायवादी बनाया जाएगा। इसका कार्य 2 होते हैं, ये सरकार का जो केस लड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में और प्लस सरकार को विधिक सलाह भी देगा। हुआ क्लियर। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। इसका कोई भी निश्चित कार्यकाल नहीं होता, ये ध्यान रखना। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री को खालिस्तान द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो यहाँ बात चल रही है भारत के प्रधानमंत्री की। तो ध्यान रखना, सामान्यतः भारत के प्रधानमंत्री को संसदीय आम चुनाव के परिणाम के आधार पर कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 75, आर्टिकल 75 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और ये ध्यान रखना कि प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। लोकसभा का जो भी बहुमत दल होगा उसका जो नेता होगा वो भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। प्रधानमंत्री जो है भारत सरकार के कार्यपालिका का क्या होता है, ये होता है प्रमुख होता है, ठीक है। और सरकार के कार्यों से लेकर संसद के प्रति ये जवाबदेही होता है। हुआ क्लियर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत का राष्ट्रपति, ठीक है। ये ध्यान रखना, आर्टिकल 75 ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समितियों में से किसके निर्वाचित सदस्य केवल लोकसभा से होते हैं। ये बोल रहा है कि ऐसी कौन सी समिति होती है जिसके सभी सदस्य जो हैं लोकसभा से होते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति के जो सदस्य हैं वो केवल कहाँ से होते हैं, लोकसभा से होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो प्राक्कलन समिति है इसका जो गठन है एक समिति के आधार पर हुआ था। समिति कौन सी है, तो समिति का नाम है, याद रखना आप, जॉन मथाई समिति की सिफारिश से हुआ था। कब हुआ था, तो ये हुआ था 1950 में हुआ था, ठीक है। और इसकी जो उस समय संख्या डिफाइन की गई थी वो की गई थी 25, ठीक है। लेकिन क्या होता है, उसके बाद आता है 1956 में इसकी संख्या बढ़ा दी गई और कितनी कर दी गई, 30 कर दी गई। तो वर्तमान में जो प्राक्कलन समिति है उसके जो सदस्यों की संख्या है वो कितनी है, वो 30 है। हुआ क्लियर? और इस समिति में राज्यसभा के सदस्यों का प्रतिनिधित्व नहीं होता। इसके जो सदस्य होते हैं इनका चुनाव क्या होता है, प्रतिवर्ष होता है। और ये समिति है इसका जो कार्यकाल होगा वो कितना होगा, वो 1 वर्ष होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना। और ये भी ध्यान रखना, कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता। जो मंत्री पद लिया है वो समिति का सदस्य नहीं हो सकता, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन कराया कि ऐसी कौन सी समिति है जिसके सदस्य केवल लोकसभा के होते हैं, तो वो है प्राक्कलन समिति। हुआ क्लियर? और जो प्राक्कलन समिति है ये किस समिति की सिफारिश पे इसका गठन हुआ था, तो ये हुआ था जॉन मथाई समिति की सिफारिश पर। कब हुआ था पूछेगा आपसे, तो वो हुआ था 1950 में। उस समय संख्या कितनी थी, तो 25 संख्या थी। फिर 1956 आया, 56 में इसकी संख्या बढ़ाकर 30 कर दी गई। इसका जो कार्यकाल होता है वो 1 वर्ष होता है और कोई मंत्री इसका सदस्य नहीं होता, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सरकार के संसदीय स्वरूप के रूप में भी जाना जाता है। तो ध्यान रखना, जो संसदीय सरकार है उसे उत्तरदायी सरकार भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका आंसर हो जाएगा उत्तरदायी शासन। हुआ क्लियर? ठीक है। इसमें जो कार्यपालिका होती है उसकी शक्ति एक मंत्रिमंडल में निहित होती है, इसलिए इसे कभी कभी हम मंत्रिमंडल सरकार भी कहते हैं। हुआ क्लियर? संसदीय सरकार शासन की वह प्रणाली होती है जिसमें कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए विधायिका यानी कि संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। इसमें कार्यपालिका अपने पद पर उस समय तक ही रह सकती है जब तक कि उसे संसद का बहुमत या विश्वास प्राप्त हो। तो इसका आंसर होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट। हुआ क्लियर? ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वें आम चुनाव 2019 में लोकसभा में कितनी महिला निर्वाचित थी। तो यहाँ पे आप 18वें कर लीजिए, यहाँ पे आप 2024 कर लीजिए, लोकसभा कर लीजिए, कितनी महिला थी उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करना। तो वर्तमान में जो भी महिला है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। नेट से देखो, कमेंट करो, परंतु करो, क्योंकि आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ पाओगे और आपको क्वेश्चन करंट से क्वेश्चन यहाँ से उठ सकता है, इसलिए ध्यान रखना। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, मैंने इसलिए यहाँ पे ऐड किया था। ठीक है, ध्यान रखना कि इसका जो आंसर है
आपको करंट बेस पे याद होना चाहिए। हुआ क्लियर? इसका जो आंसर होगा वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे संवैधानिक पदाधिकारी को सार्वजनिक कोष पब्लिक पर्स का संरक्षक कहा जाता है? तो ध्यान रखना, जो सार्वजनिक कोष का संरक्षण, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक जिसे हम केक कहते हैं, इसे कहा जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत के नियंत्रण और महालेखा जिसे कहते हैं केक। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है, आर्टिकल 148 148 के अंतर्गत नियंत्रण महालेखा परीक्षक का पद जो है व्यवस्थित किया गया है, और इसका जो कार्यकाल होगा वो 6 वर्ष से लेकर 65 वर्ष तक होगा, जो भी इसमें पहले पूर्ण हो। और इसे जो पब्लिक पर्स का संरक्षण इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका कार्य होता है भारत की संचित निधि और प्रत्येक राज्य की संचित निधि एवं संघ शासित प्रदेशों के सभी व्यय संबंधी ये लेखाओं के लेखा परीक्षक होता है। यानी जो भी आपका पैसा का लेन देन हो रहा है, कितना हुआ, कहाँ खर्चा हुआ, कितना हो रहा है, कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है, ये सभी का ब्यौरा ये कर लेता है कौन? केग। तो इस प्रकार से इसे सार्वजनिक कोष पब्लिक पर्स का संरक्षक कहा जाता है। हुआ क्लियर? और इसे उसी तरह से हटाया जा सकता है जिस तरह से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, जैसे कि महाभियोग प्रक्रिया के माध्यम से। हुआ क्लियर? तो ये ध्यान रखना, ये था केक का आपको, तो ये था केक की कहानी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 के अनुसार राज्यसभा के संरचना में निहित होती है। कथन ए कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य। कथन बी कहता है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकतम 238 प्रतिनिधि होते हैं। तो ध्यान रखना, जो राज्यसभा होती है, ठीक है, इसमें जो है 250 क्या होती है? ये सदस्यों की संख्या होती है। ठीक है, और इसमें से 12 जो सदस्य हैं वो होते हैं मनोनीत किसके द्वारा? वो होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। हुआ क्लियर? राष्ट्रपति जो है कला विज्ञान क्षेत्र से 12 सदस्यों को ये मनोनीत करता है राज्यसभा में। हुआ क्लियर? और बचते कितने अब बचते हैं 238, यानी कि 238 सदस्य हैं, ये होते हैं प्रतिनिधि। हुआ क्लियर? ठीक है, इस प्रकार से जो कथन ए कहता है वो भी सही है, कथन बी जो कह रहा है वो भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हुआ क्लियर? ऑप्शन सी इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संसद द्वारा बनाए गए कानून की हद के संदर्भ में सही है? तो कथन ए और कथन बी दिया है इसमें। ठीक है, कथन ए कहता है कि संसद पूरे भारत में या इसके किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकता है। कथन बी कहता है कि संसद के नियम भारतीय नागरिकों और दुनिया के किसी भी हिस्से में उसकी संपत्ति पर लागू होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, एक आर्टिकल है 245(1). ठीक है, इस आर्टिकल में शक्ति दी गई है संसद को। संसद पूरे भारत के या उसके किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है, और वो पूरे भारत या उसके हिस्से में ये लागू भी होगा। तो कथन इस प्रकार से ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब रही बात संसद का जो नियम है, ये भारतीय नागरिकों और दुनिया के किसी भी हिस्से में उनकी संपत्ति पर लागू होगा। तो ये कथन बी भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर ए और बी दोनों सही होगा। इस प्रकार से आंसर डी जो है, ऑप्शन डी जो है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकपाल बिल पर निम्न में से किस राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए थे? तो ध्यान रखना, लोकपाल बिल पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने हस्ताक्षर किए थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ये ध्यान रखना कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम जो है 2013 के
संसद के दोनों सदनों से पारित कर दिया गया था और 2014 में इसे लागू कर दिया गया था। और ये भी ध्यान रखना कि जो प्रथम लोकायुक्त थे उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है, वो हैं श्री पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है, तो ये जो नाम है आपको याद होना चाहिए। ये भारत के प्रथम लोकायुक्त नियुक्त किए गए थे। वह क्लियर, जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के ये पूर्व न्यायाधीश थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति या दो सदनों से मिलकर बनेगी, जिसके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। तो ध्यान रखना, संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 79 में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी, जिसके नाम क्रमशः लोकसभा और राज्यसभा होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 79। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। वह क्लियर ही ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके सुझाव पर राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो ध्यान रखना, जो राष्ट्रपति होता है ये प्रधानमंत्री की सलाह पर के सुझाव पर जो है राज्य के राज्यपाल की ये नियुक्ति करता है। और इसका उल्लेख जो है आर्टिकल 155 के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हुआ क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद की शपथ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? तो कथन ए कहता है कि संविधान का संरक्षण, सुरक्षा, प्रतिरक्षा करने के लिए राष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेता है। कथन बी कहता है कि उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति अपनी सत्यनिष्ठा और वफादार की शपथ लेता है। तो ध्यान रखना, जो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति शपथ के संदर्भ में ये दोनों वाक्य सही हैं। संविधान का संरक्षक, सुरक्षा और प्रतिरक्षा करने के लिए राष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेता है। राष्ट्रपति के शपथ का जो प्रारूप है ये कहाँ दिया गया है? तो ये दिया गया है आर्टिकल 60 में दिया गया है। आर्टिकल जो 60 है उसमें ये दिया गया है। और जो उपराष्ट्रपति होता है संविधान के प्रति अपनी सत्यनिष्ठा और वफादारी की शपथ लेता है। इस प्रकार से जो ऑप्शन डी है, ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। वह क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी विषय पर समान मतदान होने पर किसी भी सदन के स्पीकर द्वारा मत डालने को खालिस्तान कहते हैं। तो ध्यान रखना, लोकसभा अध्यक्ष सामान्य स्थिति में मत नहीं देता, परंतु बराबरी की स्थिति में वह मत दे सकता है। दूसरे शब्दों में कहे तो किसी मुद्दे पर अगर सदन समान रूप से विभाजित हो जाता है तो वह अपने मत का प्रयोग कर सकता है। ऐसा मत को निर्णायक मत भी कहा जाता है और इसका तात्पर्य होता है गतिरोध को समाप्त करना। इस प्रकार स्पीकर द्वारा मत डालने को कहते हैं मतदान करना। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। हुआ क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? तो ध्यान रखना, जब राष्ट्रपति का पद उसके त्यागपत्र, निष्कासन, मृत्यु और अन्य कारणों से रिक्त होता है तो वहाँ पर जो उपराष्ट्रपति होता है ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। और कार्यवाहक जो राष्ट्रपति के रूप में वो अधिकतम 6 मंथ तक, 6 महीने तक ही वो काम कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हुआ क्लियर। इस अवधि में नए राष्ट्रपति का चुनाव कराना आवश्यक हो जाता है। इसके अतिरिक्त वर्तमान राष्ट्रपति की अनुपस्थिति या फिर बीमारी या फिर अन्य किसी कारण से अपने कार्य को करने में वो असमर्थ होता है तो राष्ट्रपति के पुनः कार्य करने तक उपराष्ट्रपति उसके कर्तव्य का निर्वाह करेगा। यानी कि राष्ट्रपति अवेलेबल है, राष्ट्रपति की तबीयत खराब हो चुकी है या राष्ट्रपति जो है कार्य करने में सक्षम नहीं है, तो उस कंडीशन में उपराष्ट्रपति जो है
राष्ट्रपति के ठीक ना होने तक वो राष्ट्रपति का काम करेगा। कौन? उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में अलग अलग कंडीशन है। अगर राष्ट्रपति ने त्यागपत्र दिया है, राष्ट्रपति की मृत्यु हो चुकी है, राष्ट्रपति निष्कासित हो चुका है, इस कंडीशन में जो उपराष्ट्रपति है वो 6 मंथ कार्य करेगा। लेकिन राष्ट्रपति है और सक्षम नहीं है या तबीयत खराब हो चुकी है, तो जब तक वो असक्षम है तब तक वो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य करेगा। तो दोनों में कंडीशन अप्लाई है, तो ध्यान रखना ठीक है चीज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत स्थापित वह कौन सा प्राधिकरण है जो भारत सरकार के सभी प्राप्तियों व्यय की लेखा परीक्षा करता है? तो ध्यान रखना, भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का संक्षिप्त नाम क्या है? तो वो है केग। हुआ क्लियर? यह एक भारतीय संविधान और इसका उल्लेख जो है भारतीय संविधान का 5वां अध्याय और जो आर्टिकल है आर्टिकल 148 द्वारा स्थापित किया गया एक प्राधिकारी है जो भारत सरकार और जो प्रदेश की सरकार है उसका आय व्यय का लेखांकन करता है। वह सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों का भी लेखांकन करता है। उसकी रिपोर्ट पर सार्वजनिक लेखा समितियां ध्यान देती है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक ही भारतीय लेखा परीक्षक एवं लेखा सेवा का मुखिया होता है। अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि वर्तमान में केग कौन है। ठीक है, और ये ध्यान रखना कि जो केग का जो कार्यकाल होता है ये 6 ईयर का होता है। ठीक है, और इसकी जो नियुक्ति है ये कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक केग। हुआ क्लियर? ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? तो ध्यान रखना, जो कथन ए कहता है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें मत देने का अधिकार नहीं है। दूसरा है, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें मत देने का अधिकार है। तो ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है। ठीक है, ध्यान रखना कि जो राज्यसभा के जो मनोनीत सदस्य होते हैं कितने होते हैं? वो होते हैं 12। करता कौन है इनको मनोनीत? वो करता है राष्ट्रपति करता है। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में जो मनोनीत सदस्य होते हैं कौन से? 12। इनको मतदान करने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। तो कथन इस प्रकार से बिल्कुल सही हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना, जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा उसमें जो राज्यसभा के मनोनीत सदस्य होंगे 12, इनको मतदान करने का अधिकार है। तो ये डिफरेंस याद रखना, राष्ट्रपति का होगा मनोनीत को अधिकार नहीं है मतदान करने का, लेकिन उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा तो मतदान करने का अधिकार है किसे? 12 सदस्य जो मनोनीत हुए हैं। हुआ क्लियर? तो ये ध्यान रखना, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद सदस्य को शपथ कौन दिलाता है? तो ध्यान रखना, भारतीय संविधान का एक आर्टिकल है, आर्टिकल है 99। आर्टिकल 99 के तहत संसद के प्रत्येक सदन का जो सदस्य होता है वो अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति या उसके द्वारा कार्य के लिए नियुक्त किए गए व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञा लेता है और उस पर हस्ताक्षर करता है। ये ध्यान रखना कि संविधान की जो तीसरी अनुसूची है, कौन सी? तीसरी अनुसूची, तीसरी जो अनुसूची है उसमें शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना, शपथ का उल्लेख कहाँ दिया गया है? ये दिया गया है तीसरी अनुसूची में दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल कौन सा है संसद के लिए? तो वो है आर्टिकल 99 के तहत जो है संसद के सदस्य जो है शपथ ग्रहण करते हैं। ठीक है, अपने पद को ग्रहण करने से पहले। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति, क्योंकि जो शपथ ग्रहण करते हैं वो राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा जिसे भी कार्य सौंपा गया हो उसके समक्ष से शपथ लेते हैं। ठीक है, कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 99। ठीक है, और जो अनुसूची कौन सी है? तो वो है अनुसूची तीसरी अनुसूची। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के बजट के द्वारा निम्नलिखित में से सत्य है? तो ध्यान रखना, जो कथन ए है, कथन ए कहता है कि लोकसभा में 2
चरणों में बजट की चर्चा होती है। कथन बी कहता है कि लोकसभा में वित्त मंत्री भाषण के समापन पर वार्षिक वित्तीय विवरण राज्यसभा की मेज पर रखी जाती है। तो ध्यान रखना, आर्टिकल 112, आर्टिकल 112 यानी कि अनुच्छेद 112 वन के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष के लिए आय और व्यय का विवरण रखवाएगा, जिसे इस भाग में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। इसे ही बोलचाल में बजट कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। लोकसभा में वित्त मंत्री के भाषण के समापन पर ही वार्षिक वित्तीय विवरण राज्यसभा के समक्ष रखा जाता है। तो इसका जो आंसर होगा, ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है। इस प्रकार से इसका आंसर होगा ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। वह क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासनाधीन राज्य का बजट किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? तो ध्यान रखना, आर्टिकल 356, आर्टिकल 356 के तहत राज्यों के संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण आपातकाल को राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। ये ध्यान रखना कि जो संविधान में आपातकाल शब्द का कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया है। जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो राष्ट्रपति राज्य विधानसभा को विघटित एवं निलंबित कर सकता है। इसके अतिरिक्त वहाँ राज्य सरकार के कार्य अपने और इसके अलावा जो राष्ट्रपति होता है, राज्य सरकार के जो कार्य होता है वो अपने हाथ में ले लेता है और यह घोषणा करता है कि संसद राज्य विधायिका की शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। और इसके साथ ही जो राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य का जो बजट है कहाँ पर पेश होगा? ये पेश होगा लोकसभा में पेश होगा। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर पूछ रहा है कि जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो राज्य का बजट जो है ये कहाँ पर पेश किया जाएगा? तो ये पेश किया जाएगा राज्यसभा में, क्योंकि राष्ट्रपति ने वहाँ पर जो विधानसभा है उसको निलंबित या विघटित कर दिया है, इसलिए उसका बजट कहाँ पे पेश होगा? वो लोकसभा में पेश होगा। हुआ क्लियर? ऑप्शन बी बिल्कुल सही, ऑप्शन जो डी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र की कानून बनाने की अधिकार के संबंध में सही है? तो कथन ए कहता है कि संसद किसी भी अन्य देश के साथ किसी भी संधि या अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू कराने के लिए पूरे भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। तो ध्यान रखना, ये बिल्कुल सही है। आर्टिकल 253 में ऐसा कहा गया। ये जो घटना घट रही है ये आर्टिकल 353 253 के अनुसार ये बिल्कुल सही है, ठीक है। ये जो कथन है सही हो जाएगा। कथन भी कहता है कि इस उद्देश्य के लिए संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को राज्य सूची में उल्लिखित विषय से संबंधित होने के आधार पर अवैध नहीं ठहराया जा सकता। ये जो कथन भी ये कह रहा है कि अगर जो कानून बन रहा है वो कानून जो है राज्य सूची का विषय है तो इस आधार पर उसे अवैध नहीं ठहराया जा सकता। ये बिल्कुल सही है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा अगर जहाँ पर संधि या अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू होते हैं वहाँ पर। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान ऐसा सवाल है जो प्रश्नकाल में पूछा जाता है जब सदस्यों को सदन में मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है और इसके परिणाम स्वरूप जिस प्रश्न पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान रखना, संसद में पूछे जाने वाले ऐसे प्रश्न जिन्हें उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है इन्हें कहते हैं तारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न कहा जाता है। तारांकित प्रश्नों के साथ ही अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तारांकित प्रश्न के साथ ही अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं तथा जिन प्रश्नों का उत्तर लिखित रूप से दिया जाता है उसे कहते हैं अतारांकित प्रश्न, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा तारांकित प्रश्न। हुआ क्लियर? ध्यान रखना।